आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम जावा के बारे में कुछ बेसिक बताएंगे, जावा क्या होती है। ठीक है। बाकी इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जावा का, कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे, फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट क्या है ऊप्स के, और जावा के यूसेस क्या है, लास्ट में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ जावा, जावा क्या होता है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसमें मैंने डेफिनेशन मेंशन की है। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट मीन्स कि वो ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो करती है। अभी ऊप्स क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो बस इतना सफिशिएंट है अभी के लिए कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दैट मीन्स ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो करती है, ओपन सोर्स है। ठीक है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है, और उसको कोई चार्जेस नहीं है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, मतलब इंटरनेट को सपोर्ट करती है। कहीं इसमें आप ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो हम नेट के थ्रू कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जावा के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर कोई भी बुक उठा के देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, तो आप देखोगे जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं। जावा सिंपल लैंग्वेज है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, रोबस्ट है, बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो वो सिंपल हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ जावा के मेन फीचर्स, क्योंकि डेफिनेशन में सारे फीचर्स कवर नहीं कर सकते आप। तो मेन फीचर्स क्या है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, और दूसरा सिक्योर है बहुत ज़्यादा। तो आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, बट उसमें जावा के की फीचर्स आना इंपॉर्टेंट है। मतलब जावा किस लिए पॉपुलर हुई, क्यों जावा को इतना जाना जाता है, वो उसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन में आप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते, तो आप इतना बता सकते हो कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट मीन्स ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो करती है, ओपन सोर्स है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके मेन फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और सिक्योरिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा इन सबको अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सारी चीज़ों को। उससे पहले हिस्ट्री क्या है। जावा वाज डेवलप्ड बाई, जावा को किसने डेवलप किया था, जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, कहाँ पे, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हो उनकी इमेज। नेक्स्ट है विनोद खोसला, ये क्या थे, को फाउंडर थे किसके, सन माइक्रो सिस्टम के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक। बाकी अब करेंटली जावा किसकी, ऑरेकल की। अब आप देखना जावा के सारे प्रोडक्ट ऑरेकल नेम से आते हैं। तो कब, जनवरी 27, 10 सन वाज एक्वायर्ड बाई, किसके द्वारा एक्वायर्ड हो गया, ऑरेकल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसने उसको परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो अब जावा के सारे प्रोडक्ट ऑरेकल के नाम से आते हैं। अब मैं बात करती हूँ आगे, जावा के कुछ प्लेटफॉर्म है। मतलब एक जावा तो हमने सुना ही है, बट क्या क्या प्लेटफॉर्म है या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे आपने नेम सुना हो मे बी, JSE, जावा एसी। ठीक है, तो ये कहलाता है जावा प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड एडिशन, JSE, जिसे हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, कोड जावा। ठीक है, एक होता है JEE, ये प्लेटफॉर्म होता है एंटरप्राइज एडिशन, जिसमें एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनती हैं। ठीक है, जैसे कि आप बैंक की एप्लीकेशन ले लो, रेलवे रिजर्वेशन, ये सारे। और एक होता है माइक्रो एडिशन, जो स्मॉल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, चाहे वो फ़ोन हो चाहे एम्बेडेड डिवाइसेस हो। उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है न्यू, जावा FX, स्पेशल इफेक्ट जावा। तो इस तरह से जावा के कुछ प्लेटफॉर्म है। इनिशियली हम पढ़ते हैं JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसे हम बोलते हैं कोर जावा। जब हम कोर जावा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर उसमें मूव ऑन कर सकते हैं कि हम एंटरप्राइज पढ़ना चाहें, हम माइक्रो एडिशन पढ़ना चाहें, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं JSE क्या होता है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन इज ए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ किसका, पोर्टेबल कोड फॉर डेस्कटॉप एंड सर्वर एनवायरनमेंट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप जावा पढ़ने जा रहे हो, कोड जावा पढ़ने जा रहे हो, तो उसके बाद बेनिफिट क्या होगा, हम कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर बात कर लें एंटरप्राइज एडिशन की, तो जावा एंटरप्राइज एडिशन कंटेन करता है बहुत सारी APIs। ठीक है, उनकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ होती हैं, और उसमें बीन्स होती है, एंटरप्राइज जावा बीन, आपने नेम सुना होगा, कनेक्टर, सर्वलेट, JSP, जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, और बहुत सारी वेब सर्विसेज। तो वो सब यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, या फिर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं JEE के अंदर। अब उसके नेक्स्ट बात करें, माइक्रो एडिशन, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट पोर्टेबल कोड फॉर किसके लिए, एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए। ठीक है,
जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है उन्हें बोलते हैं एम्बेडेड डिवाइस, लाइक वॉशिंग मशीन आप कह सकते हो, माइक्रोवेव, या फिर किसके लिए होता है ये, जीएमई मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे फ़ोन के जो गेम्स आते थे। उसके नेक्स्ट है जावा एफएक्स। एफएक्स क्या है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट एंड डिलीवर, क्या करता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे हम जेएससी में कर रहे थे वही इसमें करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, एज वेल एज रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, मतलब हम इसमें जो एप्लीकेशन बना सकते हैं वो इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेट कैन रन अक्रॉस वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, जावा एफएक्स ने किसको रिप्लेस किया है, स्विंग को। हाँ, आपने अगर स्विंग पढ़ा है, आप स्विंग जानते हो, तो आप बहुत इजीली जावा एफएक्स की तरफ स्विच कर सकते हो। तो ये था व्हाट इज जावा। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जावा से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर कंसर्न करते हैं, होता क्या है, ऊप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ऊप्स की। तो जावा ऊप्स को फॉलो करती है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। अब इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं ऊप्स के, तो कुछ जो की फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इज डिस्क्रीट एंटिटी विच हैव वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक डिस्क्रीट एंटिटी का मतलब क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट एक यूनिक होता है। आप एक चीज़ को देखो तो हर चीज़ एक अपने आप में क्या है, यूनिक है। उसका कुछ एट्रीब्यूट होता है, लाइक जैसे स्टूडेंट है, उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका रोल नंबर, उसका नेम, ये उसके एट्रीब्यूट हो गए। उसका एक बिहेवियर होगा, वो रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें करता है, तो वो क्या होगा, उसका बिहेवियर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट कैन बी फिजिकल थिंकिंग, फिजिकली हो सकती है कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो एक ऑब्जेक्ट है, फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, ये सब। या फिर एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हमने ट्राइंगल को नहीं देखा है, रेक्टेंगल को नहीं देखा, मगर ट्राइंगल शेप से बनी हुई चीज़ों को देखा है, रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई चीज़ों को देखा है। तो वो क्या है, कंसेप्ट है जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तीनों साइड्स इक्वल कर दी, ट्राइंगल एग्जाम्पल, तो वो क्या है, कंसेप्ट है जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो कंसेप्ट कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। मे बी टू ऑब्जेक्ट हैव सेम स्टेट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि दो ऑब्जेक्ट जो है उनकी स्टेट सेम हो, बिहेवियर सेम हो, लेकिन कम से कम उनकी आइडेंटिटी तो डिफरेंट होगी ही होगी। यानी कि दो फ़ोन है, सेम ब्रांड के सेम फ़ोन है, ठीक है, आपने दोनों लिए, लेकिन दोनों की जब जब सेम फ़ोन है तो उनके फीचर्स, सब बिहेवियर सब सेम होगा, लेकिन उनका जो आईएमई नंबर है वो क्या होगा, अलग होगा। यानी कि जो उनका सीरियल नंबर है या यूनिकली जैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो अलग होगा, यानी कि आइडेंटिटी जरूर अलग होगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब आपको ऑब्जेक्ट समझ आ गया, अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कुछ क्लास क्लास जैसा हमें फील हो रहा है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करना, ग्रुप करना, जो कि रखते हैं कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ठीक है, इनटू लॉजिकल यूनिट, कैसे करते हैं, लॉजिकली उनको बाउंड कर दिया जाता है, इस कॉल्ड क्लासेस। एग्जाम्पल, आप सबकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जावा पढ़ना है, आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से हो, अब मैंने सबको मिलाकर एक क्लास बना दी, क्यों, क्योंकि सबकी कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, सबको जावा पढ़ना है। तो लॉजिकली आपको क्या कर दिया गया, ग्रुप। मान लो जावा का कोर्स 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, तो आपको इतने टाइम के लिए लॉजिकली एक क्लास बना दी गई है, तो वो कैसी क्लास होती है, लॉजिकली। ठीक है, तो ग्रुप बनाना, तो क्लास कब बनाई जाती है, जब सबकी एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको मिलाकर एक क्या बना दिया जाता है, क्लासेस। देख सकते हो आप, जैसे क्लास स्टूडेंट, उसके मेथड्स और वेरिएबल्स यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो। स्टूडेंट क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट्स क्या है, जैसा अलग नाम दिया हुआ है, जॉन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, आज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, वो क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स और एक क्लास है। ठीक है, वहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसके मेथड डिक्लेयर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऊप्स के कंसेप्ट की। आपको क्लास समझ आ गया, ऑब्जेक्ट समझ आ गया, जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, इन जनरलाइजेशन कॉमन फीचर ऑफ क्लासेस आर एब्स्ट्रैक्टेड। एब्स्ट्रैक्टेड का मतलब होता है जिनको डिक्लेरेशन दे दिया जाता है, डेफिनेशन नहीं दी जाती, आगे एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे।
जनरलाइजेशन होता क्या है वैसे सिंपली, जैसे आई एम ग्रेजुएट, तो उससे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, तो मतलब ग्रेजुएशन का टाइप क्या है वो नहीं पता चल रहा, बस जनरल कि हाँ आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो बेसिकली मतलब क्या है, जनरल टर्म में आप बोल सकते हो ग्रेजुएशन, लेकिन अगर स्पेसिफिक टर्म की बात आती है कहीं पर भी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने बीसीए किया है, बीएससी किया है या जो भी किया है, तो वो होता है स्पेशलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में चीज़ों को जनरली एक वर्ड से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, इनहेरिटेंस के थ्रू, इनहेरिटेंस द मीन्स ऑफ, इम्प्लीमेंट करते हैं किससे, जनरलाइजेशन, यानी कि जब भी आप जनरलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करोगे इनहेरिटेंस होगी ही होगी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, ठीक है। आप देख सकते हो अकाउंट, फ्री अकाउंट के टाइप से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स का। नेक्स्ट फीचर ऊप्स के पॉलीमॉर्फिज्म। वन टास्क कैन बी इम्प्लीमेंटेड, एक टास्क को इम्प्लीमेंट किया गया इन मल्टीपल वे, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक टास्क को अलग अलग तरीके से करना। अब पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो वो 2 टाइप्स की होती है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल शेप है, शेप एक क्लास है, इसमें ड्रॉ एक मेथड है। अब शेप आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने कॉमन टास्क दिया कि सबको शेप बनानी है। अब कोई ट्राइंगल का ड्रॉ करेगा, कोई रेक्टेंगल का करेगा, कोई सबकी सब बनेंगी क्या शेप्स, बट सब अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। होता क्या है, टू डू समथिंग इन अ कैप्सूल, सब कुछ करना किसमें, एक कैप्सूल में। तो कैप्सूल क्या है, एक आपको कवर, प्रोटेक्शन देता है। डेटा एनकैप्सुलेशन यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, मेडिसिन आती है मार्केट में, कैप्सूल में क्यों आती है, ताकि वो मेडिसिन ख़राब ना हो, तो कैप्सूल में प्रोटेक्ट होती है, हम उसको डायरेक्टली ले सकते हैं। वैसे ही डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। बेसिकली डेटा को प्राइवेट बना दिया, दैट मीन्स कोई एक्सेस ना कर पाए। कहाँ पे उसको पब्लिक बनाना है जहाँ हर कोई एक्सेस कर पाए, तो मतलब लेवल होता है, हर कोई उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। जब हर कोई उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो चीज़ क्या हो जाएगी, सिक्योर। जिसको जितनी नीड है उसको उतना ही एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो किसमें आता है, डेटा एनकैप्सुलेशन। आप देख सकते हो। उसके बाद इसका एक और फीचर है एब्स्ट्रैक्शन, जो सभी मैंने बोला था। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स को शो करता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू शो द नेसेसरी डिटेल्स एंड हाइड अननेसेसरी डेटा, मतलब जिस डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हाइड करके रखता है। एग्जाम्पल, हमने कार परचेज करी, अब हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, हमें उस चीज़ की सारी नॉलेज हो गई कैसे हमें ड्राइव करना है, लेकिन उसके अंदर की क्या फंक्शनलिटी है, या कार में जो इंजन लगा है, हाँ कौन सा इंजन है, क्या वर्किंग है, इतना हमें पता चल गया। अब इंजन को बनाने के पीछे का क्या मेथड है उतना हमें क्या मतलब, तो हमारे लिए तो नेसेसरी नहीं है एक कार चलाने वाले के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जिसको जितनी डिटेल्स की नीड है बस उतनी डिटेल्स प्रोवाइड कराना, बाकी की डिटेल्स को क्या करना, हाइड करना, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। अब आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फ्रूट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन अगर मैं बात करूँ मैंगो, बनाना, एप्पल, कुछ भी, तो वह एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, जावा के जो फीचर्स थे उसमें क्या था, पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, आपने जावा की डेफिनेशन पढ़ी थी, जावा ऊप्स की कंसेप्ट को फॉलो करती है, वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद जावा के मेन फीचर्स थे पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसको पढ़ लेते हैं। पोर्टेबल कहते हैं, पोर्टेबल पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डिवाइस। क्या होती है पेन ड्राइव, उसको इजीली कैरी किया जा सकता है, कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, पोर्टेबल। कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑफ अ लैंग्वेज अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है, पोर्टेबल समझ में आ गया कि आप प्लेटफॉर्म को अक्रॉस करके भी चीज़ों को चला सकते हो, वो कहलाती है पोर्टेबिलिटी। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है विच लैंग्वेज डज नॉट डायरेक्टली एसोसिएट, मतलब जो लैंग्वेज डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होती एनी ओएस, किसी भी ओएस के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ,
एंड नेवर डायरेक्टली यूज एनी रिसोर्सेज ऑफ ओएस, मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे चल रही है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस भी ओएस पर रन हो रही है, ना तो उसके रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करेगी, ना ही उसके साथ डायरेक्टली एसोसिएट होगी। दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है और पोर्टेबल भी है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको ये चीज़ और डीपली समझ में कैसे आएगी। जैसे सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आपने सबने नेम सुना होगा जब आप जावा पढ़ रहे हो। सी इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज, दैट मीन्स सी को हम विंडोज़ पे भी चला सकते हैं, लिनक्स पे भी, मतलब प्लेटफॉर्म बदल सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया है पोर्टेबिलिटी है, सी हर प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। तो सी इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज बिकॉज इट्स प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी ओएस, हर ओएस पे चलाया जा सकता है। बट नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन जिस प्लेटफॉर्म पर अभी चल रही है उसकी फंक्शनलिटी को डायरेक्टली यूज़ करती है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो नहीं है। बट सी कैसी लैंग्वेज है? पोर्टेबल है। अगर बात करें C#.NET की, वो भी इसके सिमिलर है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे चलती है उसके साथ वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होती है, मगर ये पोर्टेबल नहीं है। दैट मीन्स आपको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है वो खाली विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, तो C# माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। विजुअल स्टूडियो आपने सुना होगा, तो वो क्या है? तो C#.NET इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट नॉट डायरेक्टली यूज एनी रिसोर्स ऑफ ओएस, बट इट इज़ नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसका CLR है, CLR मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, किसके लिए बनाया गया है? खाली विंडोज़ के लिए, ठीक है। अब जावा की बात कर लेते हैं। जावा का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया पोर्टेबल है, हर उस पर चलती है प्लेटफॉर्म पे, चाहे विंडोज़ पे चलाना हो, लिनक्स पे चलाना हो। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्यों है? क्यों? GREs का जो अवेलेबल है वो सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो जावा अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे चलती है, लाइक विंडोज़ पे चल रही है तो क्या होगा? उसकी फंक्शनलिटी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करती। लिनक्स पे चल रही है उसकी फंक्शनलिटी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करती। तो ये तो था। अब नेक्स्ट फीचर है सिक्योर। जावा सिक्योर लैंग्वेज क्यों है? जावा इज सिक्योर बिकॉज इट्स फॉलो 2 फीचर। सिक्योरिटी के पीछे रीज़न होगा, तो 2 रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ वैलिडिटी और सेकंड वन इज़ ऑथराइजेशन। अब समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं। वैलिडिटी क्या है? इफ़ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल इज़ वैलिड, जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फाइल का वो क्या होता है? वैलिड। इट्स इंस्ट्रक्शन इज इनटू मेमोरी, जो फॉर्मेट एप्लीकेशन फाइल का वो क्या होता है? वैलिड, यानी कि जो लिखा है उसका सब कुछ करेक्ट सिंटैक्स, तो इंस्ट्रक्शन आते हैं मेमोरी में, चेक होते हैं, तो वैलिडिटी है तो ठीक है, मतलब सारी चीज़ें एरर वेरर नहीं। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? हर एक इंस्ट्रक्शन, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होती है। इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट ओनली इफ सेटिस्फाई द पॉलिसी, दैट मीन्स कि जो लाइन का जो कोड लिखा गया है वो कोई वायरस का कोड तो नहीं है, तो दैट मीन्स कि हर एक लाइन को इस तरीके से चेक किया जाता है। तो किस में आता है? ऑथराइजेशन। तो जावा इसके दोनों फीचर्स को फॉलो करती है, मतलब वैलिडिटी भी है, वैलिड चेक करती है, ऑथराइजेशन, इसीलिए जावा बहुत ज़्यादा सिक्योर है। जैसे जावा पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ नहीं करती, वो पता चलेगा। तो क्या है? जावा सिक्योर लैंग्वेज है, वैलिडिटी भी चेक करती है और ऑथराइजेशन भी चेक करती है। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें जावा की पढ़ ली। अब हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जावा के यूसेस, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूसेस क्या हैं जावा के? यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे मैं आपने अभी भी पढ़ा, एप्लीकेशन के टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं आप, आपको पता चल गया। वेब एप्लीकेशन बनाते हैं आप, और मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं आप, एग्जाम्पल। तो जावा हम पढ़ने के बाद क्या होगा? जब आप कोर जावा पढ़ोगे तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहोगे तो आप जावा यूज़ कर सकते हो और एक डेटाबेस। इस तरीके से आप एक जावा आपने यूज़ किया फ्रंट एंड में और डेटाबेस यूज़ किया, तब आप क्या बना सकते हो? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यानी कि आप जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसे आप क्या बोलते हो? JSE, इसको पढ़ने के बाद आप एक स्टैंडर्ड एडिशन, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। यानी कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जावा, और उसका कोड किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? MySQL। तो आप इस कोर्स के बाद एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन के लिए भी देखो, एक कॉमन फॉर्मूला है जो आप समझ सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होता है फ्रंट एंड प्लस
बैक एंड। तो ये मैंने जावा को फ्रंट एंड में लिया है और MySQL को बैक एंड में लिया है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बैक एंड का मतलब होता है डेटाबेस। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बैक एंड का मतलब डेटाबेस। तो अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो लाइक हमने जावा लिया और बैक एंड लिया MySQL, तब हम कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने हैं। अगर वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड की बात करूँ तो आपने यूज़ किया HTML, फिर आपने यूज़ किया CSS, फिर आपने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड में आपने यूज़ किया MySQL। लेकिन आप फिर भी एक कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना सकते। आपको डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी की नीड होती है। वो क्या क्या हो सकती हैं? ASP हो सकती है, PHP हो सकती है, और JSP हो सकती है। ठीक है, यानी कि क्या क्या हो सकता है इसमें? आपको फ्रंट एंड में ये चाहिए, बैक एंड में डेटाबेस चाहिए, और एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी चाहिए। वो क्या हो सकती है? ASP, PHP और JSP। ठीक है, तो दैट मीन्स ASP कहाँ यूज़ होती है? जहाँ आप .NET प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। ये मैं कॉमन बता रही हूँ, ये जावा से मतलब नहीं है, एग्जांपल दे रही हूँ। एक्टिव सर्वर पेजेस, या फिर PHP यूज़ कर सकते हो, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, P साइलेंट। अगर आप जावा पढ़ रहे तो क्या यूज़ करोगे? JSP। ठीक है, मतलब आप ये फ्रंट एंड में यूज़ करोगे और फिर MySQL बैक एंड में यूज़ करोगे, और यूज़ करोगे उसके साथ JSP। अगर मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो आप तो भी आप जावा ही यूज़ करोगे, और उसके साथ यूज़ करोगे SQLite। ठीक है, ये इनबिल्ट होता है सब कुछ अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में करो तो। इस तरीके से बाकी फिर सर्वर बेस्ड चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप कोर जावा पढ़ने के बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, एडवांस जावा वेब एप्लीकेशन के बाद आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन के बाद आप कोई भी मोबाइल ऐप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप जावा को यूटिलाइज कर सकते हो। ये जावा के यूजेस हैं, बेनिफिट। तो ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने जावा के बेसिक फीचर्स सीखे। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जावा का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रन कराते हैं, वो सारी चीज़ हम लर्न करेंगे।